जंगल और उसके आसपास के गांवों में इस साल गर्मी ने अपना ऐसा कहर बरपाया था कि परिंदे भी आसमान में उड़ते उड़ते बेहोश हो रहे थे। इसी जंगल के किनारे रामू का गरीब परिवार रहता था। गरीबी उनकी नियति थी और तपती गर्मी उनका सबसे बड़ा दुश्मन। दीदी, बहुत गर्मी लग रही है, मेरा तो दम घुट रहा है। ये पंखा तो मानो आग उगल रहा है। काश हमारे पास भी बड़े लोगों जैसा एक एसी होता, तो हम भी चैन की नींद सो पाते। तभी अचानक पंखे से चिंगारी निकलती है और जोर की आवाज के साथ धड़ाम, पंखा झलकर बंद हो जाता है। आवाज सुनकर माता पिता घबराकर उठ जाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? क्या टूट गया? माँ, हमारा इकलौता पंखा दिन रात लगातार चलने की वजह से इसकी मोटर जल गई। अब तो ये बिल्कुल कबाड़ हो गया है। बापू, अब हम कैसे सोएंगे? बिना पंखे के तो जान ही निकल जाएगी। बापू, क्यों ना हम भी एक एसी खरीद लें? एसी ले ले, पैसे क्या आसमान से टपकेंगे? 2 वक्त की रोटी तो मुश्किल से जुट पा रही है और तुझे एसी की पड़ी है। हम गरीब है लाडू, बड़े सपने देखना हमारे लिए पाप है। चुपचाप सो जा। लाडो सहम कर लेट गई। उस रात बिना पंखे के पसीने में नहाए हुए पूरा परिवार बस सुबह होने का इंतजार करता रहा। बापू, आज आप और माँ खेत पर मत जाइए। रात भर आप सो नहीं पाए हैं। धूप बहुत तेज है, कुछ और काम ढूंढ लेंगे। और काम कहाँ मिलेगा बेटी? हम गरीब क्या करें? अगर कालू सेठ के खेत नहीं गए तो शाम को चूल्हा कैसे जलेगा? हमें जाना ही होगा। खेत में रामू और शांति चिलचिलाती धूप में काम कर रहे हैं। धूप से दोनों का बुरा हाल हो गया था। ए रामू, हाथ जल्दी जल्दी चला, कामचोर कहीं के। मैं तुम्हें आराम करने के पैसे नहीं देता। सूरज ढलने से पहले ये पूरा हिस्सा साफ होना चाहिए, समझे? जी सेठ जी, कर रहे हैं, बस थोड़ी प्यास लगी थी। प्यास तो ऐसे लग रही है जैसे महल से आए हो। काम करो चुपचाप। शाम के समय काम खत्म होने पर रामू और शांति पैसे लेने सेठ के पास आते हैं। वह अपने आलीशान घर में एसी के मजे ले रहा था। सेठ जी, आज की हमारी मजदूरी। ये लो 500 रुपए, और कल समय से पहले आ जाना, वरना ये भी नहीं मिलेंगे। भागो यहाँ से। रामू वो 500 रुपये आकर रीमा को दे देता था। रीमा बड़ी समझदार थी। वह घर का खर्च चलाकर किसी तरह थोड़े थोड़े पैसे एक मिट्टी की गुल्लक में बचा रही थी, ताकि अपनी छोटी बहन के लिए एक पंखा ला सके। लेकिन लाडो की ऐसी की जिद ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। 1, 2, 500, कुल 1200 रुपए है। लाडो कह रही थी एसी के लिए। इतने में तो कोई नया एसी नहीं आएगा। शायद कबाड़ी बाजार में कोई पुराना एसी मिल जाए। रीमा बाजार में एक कबाड़ी वाले की दुकान पर जाती है। रीमा को देखकर मन ही मन सोचता है, ये लड़की बहुत भोली लग रही है। आज अपने इस खराब एसी को ऊंचे दाम पर टिका देता हूँ। आओ बहन, क्या चाहिए? काका, क्या आपके पास कोई सस्ता एसी है? हमारे घर में बहुत गर्मी है। ये लो, एकदम बढ़िया कंडीशन का एसी है। कश्मीर जैसी ठंडी हवा देता है। वैसे तो मैं इसे 2000 में बेचता, पर तुम्हारे लिए सिर्फ 1500 रुपए। मेरे पास तो सिर्फ 1200 रुपए है भैया, क्या आप इतने में दे देंगे? चलो, तुम भी क्या याद करोगी, दे दो 1200 रुपए और ले जाओ इसे। रीमा खुशी खुशी एसी लेकर घर आती है। हुर्रे! दीदी एसी ले आई, अब हम ठंडी हवा में सोएंगे। सब सांस रोककर इंतजार करते हैं, लेकिन एसी से भयंकर बदबूदार और गर्म हवा निकलने लगती है। फिर वह खड़खड़ करके बंद हो जाता है। ये क्या ले आई तू? ये कबाड़ है, पैसे बर्बाद कर दिए। इससे अच्छा तो एक नया पंखा आ जाता। अकल नहीं है तुझ में? जा, अब इसे वापस देकर आ। माँ, वो कबाड़ी वाला अब इसे वापस नहीं लेगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो बस लाडो को खुश करना चाहती थी। रीमा रोते हुए घर के बाहर आती है, जहाँ एक बहुत पुराना पेड़ था। बचपन में रीमा ने ही इस पेड़ को लगाया था और सींचा था। मेरे दोस्त, मैं क्या करूं? मेरे सारे पैसे डूब गए। बापू ने इतनी मेहनत से कमाए थे। लाडो गर्मी से तड़प रही है। मैं बहुत बुरी हूँ। काश कोई चमत्कार हो जाए। तभी अचानक हवा तेज हो जाती है। पेड़ के पत्तों से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगती है और एक भारी
लेकिन बहुत ही शांत आवाज गूंजती है। रो मत मेरी बच्ची, तुम्हारे आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। तुमने बचपन से मेरी निस्वार्थ सेवा की है, मुझे पानी दिया है। आज मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जाओ, वो खराब एसी यहाँ मेरे पास लेकर आओ। रीमा हैरान और डरी हुई घर से वो भारी एसी सिर पर रखकर लाती है। पेड़ जादुई रोशनी उस एसी पर डालता है। देखते ही देखते वह लोहे का खराब एसी एक जादुई हरी घास और चमकती बेलों से बने खूबसूरत एसी में बदल जाता है। ये कोई साधारण एसी नहीं है रीमा, ये प्रकृति का जादुई घास वाला एसी है। ये न केवल तुम्हारे घर को बर्फ सा ठंडा करेगा, बल्कि तुम सच्चे मन से इससे जो मांगोगी ये तुम्हें देगा। अब तुम्हारे दुख के दिन खत्म हुए। रीमा उस जादुई घास के एसी को कमरे में लाती है। बिना बिजली के ही जैसे ही वह उसे रखती है, कमरे में फूलों की महक वाली बर्फीली हवा फैलने लगती है। ओह दीदी, इतनी ठंड! ये तो सच में कश्मीर लग रहा है। ये घास वाला एसी कहाँ से आया? नमस्ते परिवार, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हे भगवान, ये ये मशीन मशीन बोलती है। बोलती है। बापू, ये मेरे बचपन के पेड़ का आशीर्वाद है। इससे हम कुछ भी मांग सकते हैं। रीमा सही कह रही है। क्या आपको कुछ चाहिए? क्या तुम हमें कुछ पैसे दे सकते हो? बापू को कालू सेठ बहुत रुलाता है। जो आज्ञा छोटी मालकिन। एसी की जाली से ठंडी हवा के साथ 2000 के कड़क नोटों की बारिश होने लगती है। पूरा कमरा पैसों से भर जाता है। ये सचमुच एक चमत्कार है। अरे वाह, क्या तुम सोना भी निकाल सकते हो? मुझे सोने के सिक्के देखने हैं। इस बार एसी से हवा के झोंके के साथ खनखनाते हुए ढेर सारे चमचमाते सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। पूरा परिवार खुशी से एक दूसरे के गले लग जाता है। उस एक रात ने रामू के परिवार की किस्मत बदल दी। अगले ही दिन रामू ने कालू सेठ के मुंह पर उसके कर्ज के पैसे मारे और उसकी गुलामी हमेशा के लिए छोड़ दी। कालू सेठ अपना सा मुंह लेकर रह गया। बापू, आज शाम को गांव के उन मजदूरों को भी खाने पर बुलाया है जिनके पास काम नहीं है। बहुत अच्छा किया बेटी। ये दौलत हमें इसलिए नहीं मिली कि हम कालू सेठ की तरह जालिम बन जाएं, बल्कि इसलिए मिली है ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। और दीदी, आज रात को हम फिर से अपने जादुई घास वाले एसी की हवा में वो परियों वाली कहानी सुनेंगे। अब वे न केवल खुद खुशी से रहते थे, बल्कि पूरे गांव के गरीबों की मदद भी करते थे। रात को जब वे सब सोने जाते तो जादुई घास का एसी पूरे घर को सिर्फ ठंडी हवा से ही नहीं, बल्कि सुकून और प्यार की खुशबू से भी भर देता था। सच्चाई और दया का फल हमेशा मीठा होता है। घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही पुराना और कमजोर पेड़ था, जिसकी एक सूखी डाली पर रीमा चिड़िया और उसके पति टुन्नू चिड़े का तिनकों से बना छोटा सा घर था। आज जंगल का मौसम बहुत खराब था। तेज आंधी और तूफान के कारण पेड़ जोर जोर से हिल रहा था। ऐसे मौसम में रीमा चिड़िया अपने परिवार के लिए चूल्हे पर खाना बना रही थी। हे भगवान, ये कैसा तूफान है! मैंने कितनी मुश्किल से ये सब्जी बनाई थी, लेकिन तेज हवा से सारी मिट्टी और कंकड़ खाने में गिर गए। अब मैं इन कंकड़ों को कैसे निकालूं? अरे बहू, इस सब्जी में तो अभी भी बहुत मिट्टी और कंकड़ हैं। हाँ, मेरे बूढ़े दांतों से तो ये चबाया ही नहीं जा रहा है। हाँ रीमा बेटी, खाना तो पूरा किरकिरा हो गया है, पर इसमें तेरी क्या गलती है? हमारा ये घर ही इतना कमजोर है कि हवा के हर झोंके के साथ छत से मिट्टी झड़कर नीचे गिरती है। पिताजी, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी कमजोर कमाई की वजह से हम इस घर की मरम्मत नहीं करवा पा रहे हैं। अब घर में दूसरा कुछ पकाने को भी नहीं बचा है। आज रात हम सब बस थोड़ा थोड़ा नमक पानी पीकर ही सो जाते हैं। कल मैं कुछ ऐसा इंतजाम करूंगा जिससे घर के अंदर हवा और धूल ना आ सके। उस रात वह गरीब परिवार भूखे पेट सिर्फ नमक पानी पीकर ही सो गया। तेज हवाओं के खौफ से किसी को रात भर ठीक से नींद नहीं आई। लो रीमा, मैंने इस खिड़की को इस प्लास्टिक की तरपाल से अच्छी तरह ढक दिया है। अब हवा और धूल सीधे अंदर नहीं आएगी। मैं मजदूरी के लिए जा रहा हूं, तुम आराम से खाना बना लेना। ठीक है जी, आप संभल कर जाना। टुन्नू के जाने के कुछ देर बाद ही मौसम ने फिर से करवट ली। कल से भी भयंकर तूफान शुरू हो गया। तरपाल हवा के जोर से उड़ गई और फिर से धूल मिट्टी उड़कर
रीमा के गूंथे हुए आटे में गिर गई। हे ईश्वर, ये मेरी कैसी परीक्षा है। सारा आटा खराब हो गया और घर में अब एक दाना भी नहीं है। मेरे सास ससुर कल रात से भूखे हैं, मुझे कुछ करना होगा। हरियाली बहन, क्या तुम मुझे थोड़ा सा आटा उधार दे सकती हो? तूफान ने मेरा सारा आटा खराब कर दिया है। टुन्नू जब शाम को पैसे लाएगा तो मैं तुम्हें लौटा दूंगी। अरे रीमा बहन, इसमें पूछने की क्या बात है? पड़ोसियों का तो काम ही है एक दूसरे के काम आना। ये लो थोड़ा सा आटा, तुम जल्दी से जाकर अपने परिवार को खाना खिलाओ। माँ जी, पिताजी, ये लीजिए 2-2 रोटियां। टन्नू जी, आप भी दिन भर थक कर आए हैं, ये 2 रोटियां आप खा लीजिए। और तेरे लिए क्या है बेटी? तूने अपने लिए तो कुछ रखा ही नहीं। कल रात भी तू भूखी सोई थी। तू मेरी ये 1 रोटी ले ले। नहीं माँ जी, आप बूढ़ी हैं, आपको खाने की ज्यादा जरूरत है। मैं पानी पी लूंगी। हम कब तक ऐसे जिएंगे रीमा? हमारा घर इस तूफान को ज्यादा दिन नहीं झेल पाएगा। कल मैं अपने कालू सेठ जी से कुछ पैसे उधार मांग कर लाऊंगा। हम अपने घर को पक्का बनाएंगे। सेठ जी, मेरे घर की हालत बहुत खराब है। क्या आप मुझे घर की मरम्मत के लिए कुछ पैसे एडवांस दे सकते हैं? मैं दिन रात काम करके आपका कर्जा चुका दूंगा। एडवांस? अरे ओ भिखारी चिड़े, तूने काम ही कितना किया है जो तुझे एडवांस चाहिए? अगर ज्यादा पैसे किए तो तुझे काम से ही निकाल दूंगा। चुपचाप अपना काम कर। कालू सेठ की डांट सुनकर टुन्नू चुपचाप सिर झुकाकर काम पर लग गया। शाम को उसे जो दिहाड़ी मिली उससे वह केवल घर के लिए थोड़ा सा राशन ही खरीद पाया। जब वह घर पहुंचा तो रीमा खाना बना रही थी। तभी एक बहुत भयानक तूफान आता है। जोरदार गड़गड़ाहट होती है। बचाओ, घर की छत उड़ रही है। हवा के एक तेज झोंके से उनके कच्चे घर की पूरी छत उड़ जाती है। टुन्नू जी की अकेले की कमाई से हमारा घर कभी नहीं बन पाएगा। कालू सेठ भी बहुत जालिम है। कल से मुझे भी घर से बाहर निकलकर कोई काम ढूंढना ही पड़ेगा। मैं अपने परिवार को इस हाल में नहीं देख सकती। अगली सुबह रीमा काम की तलाश में जंगल के दूसरे हिस्से में गई। वह जगह जगह भटक रही थी, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। तभी उसे कंटीली झाड़ियों के पास से किसी के कराहने की आवाज आई। कोई मुझे बचाओ, मेरे पंख इन कांटों में बुरी तरह फंस गए हैं। रीमा चिड़िया तुरंत नीचे उतरती है और देखती है कि जंगल का सबसे अमीर व्यापारी कबूतर सेठ झाड़ियों में फंसा हुआ है। एक बड़ा सा सांप भी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। घबराइए मत सेठ जी, मैं अभी आपकी मदद करती हूँ। रीमा अपनी पैनी चोंच से तेजी से उन कंटीली टहनियों को काटती है। सांप के पहुंचने से ठीक पहले वह कबूतर सेठ को आजाद कर देती है और दोनों उड़कर एक सुरक्षित पेड़ पर बैठ जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आज तुमने मेरी जान बचाई है। अगर तुम सही समय पर ना आती तो वो सांप मुझे खा जाता। बोलो, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ। सेठ जी, मुझे मुफ्त के पैसे नहीं चाहिए। मेरे घर की हालत बहुत खराब है। कल रात हमारे घर की छत तूफान में उड़ गई। मेरे पति कालू कौवे के पास काम करते हैं, जो बहुत क्रूर है। अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो कृपया मेरे पति को अपने यहाँ कोई अच्छा काम दे दीजिए। तुम्हारी ईमानदारी और अपने परिवार के प्रति तुम्हारा प्यार देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आज से तुम्हारे पति टुन्नू मेरे सबसे बड़े गोदाम के मैनेजर होंगे। और घर बनवाने के लिए ये लो 20,000 रुपए का एडवांस। इसे तुम अपनी मेहनत का फल समझना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आपने मेरी दुनिया रोशन कर दी। रीमा खुशी खुशी घर लौटी और टुन्नू को सारी बात बताई। टुन्नू ने खुशी खुशी कबूतर सेठ के यहाँ काम शुरू कर दिया। उसकी अच्छी तनख्वाह की बदौलत कुछ ही महीनों में उन्होंने अपने लिए एक बहुत ही मजबूत और पक्का घर बना लिया। रीमा, अब बाहर बारिश हो या आंधी आए, हमारे घर में ना धूल मिट्टी आएगी और ना ही पानी की एक बूंद। ये सब हमारी बहू रीमा की मेहनत और हिम्मत का नतीजा है। ये तो हम सब की एकता का फल है माँ जी। जब परिवार एक साथ हो तो हर तूफान का सामना किया जा सकता है। और इस तरह रीमा चिड़िया के संघर्ष ने उसके परिवार के बुरे दिन खत्म कर दिए। अब वे सब अपने पक्के घर में खुशी खुशी और सुरक्षित जीवन बिताने लगे। ढलता हुआ सूरज जंगल को सुनहरे रंग में रंग रहा था।
दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद रीमा चिड़िया थके हुए पंखों से अपने घोंसले की ओर उड़ रही थी। आज का दिन भी उसके लिए निराशाजनक ही रहा था। लाख कोशिशों के बाद भी उसे आज दाना पानी नहीं मिला। रीमा के चेहरे पर गहरी उदासी और चिंता साफ झलक रही थी। हे भगवान, आज भी मेरे हाथ खाली है। मेरी 5-5 बच्चियां सुबह से भूखी मेरी राह देख रही होंगी। मैं उन्हें जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी? कैसे कहूंगी कि तुम्हारी माँ आज भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पाई? घोंसले में गुड़िया, छुटकी और बाकी 3 बहनें उदास बैठी थीं। जैसे ही रीमा अंदर आई, सब उम्मीद से उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन रीमा के खाली हाथ देखकर उनके छोटे छोटे चेहरे लटक गए। माँ, क्या आज भी कुछ नहीं मिला? पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है भूख के मारे। मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्चियों, आज भी काम नहीं मिला। जंगल में सूखा पड़ने की वजह से कहीं भी दाना नहीं है। माँ, मुझे पिताजी की बहुत याद आ रही है। अगर टुन्नू पिताजी यहाँ होते तो हम कभी भूखे नहीं सोते। वो हमारे लिए मीठे मीठे फल लाते थे। हाँ माँ, पिताजी को गए हुए पूरे 5 साल हो गए हैं। वो शहर गए थे ना काम ढूंढने। क्या वो हमें भूल गए हैं? वो लौटकर क्यों नहीं आए? नहीं गुड़िया, तुम्हारे पिता तुम्हें बहुत प्यार करते थे। मैंने उन्हें शहर जाने से बहुत रोका था। कहा था कि हम रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेंगे, पर वो तुम सबके अच्छे भविष्य के लिए शहर गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। न जाने किस हाल में होंगे। उस रात भी रीमा के घर में चूल्हा नहीं जला। 5 बच्चियां और रीमा बस एक एक घूंट पानी पीकर एक दूसरे के गले लगकर भूखे पेट ही सो गए। अगली सुबह रीमा काम की तलाश में कालू कौवे के खेत में पहुंची। सूरज आग उगल रहा था। तेज धूप में रीमा पसीने से लथपथ होकर खेत की निराई गुड़ाई कर रही थी। उसे भूख के कारण चक्कर भी आ रहे थे, लेकिन बच्चों की खातिर वो रुकी नहीं। बस थोड़ा और काम, शाम को जो मजदूरी मिलेगी उससे बच्चों के लिए अनाज खरीदूंगी। तभी काम करते करते रीमा की नजर एक अजीब सी बेहद हरी और ताजी घास पर पड़ी। इस सूखी जमीन पर इतनी मुलायम और चमकदार साग वाली घास देखकर रीमा हैरान रह गई। अरे, ये कैसी घास है? इसकी खुशबू तो बिल्कुल ताजे पुदीने और पालक जैसी है। कालू सेठ से पूछती हूँ। कालू सेठ, ये देखिए, मुझे खेत के कोने में ये अनोखी घास मिली है। क्या इसे भी बाकी सब्जियों के साथ मिलाकर बाजार में बेचना है? अरे ओ रीमा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये फालतू की जंगली घास है, किसी काम की नहीं। इसे सब्जियों में मिलाएगी तो मेरे ग्राहक भाग जाएंगे। चुपचाप इसे उठाकर बाहर फेंक दे और अपने काम पर ध्यान दे। कालू की डांट सुनकर रीमा चुप हो गई, लेकिन उसे उस घास में से बहुत अच्छी महक आ रही थी। उसने सोचा, इसे फेंकने से अच्छा है कि मैं इसे घर ले जाऊं। शाम को काम खत्म करके रीमा वो घास लेकर घर आ गई। उसे मजदूरी में थोड़ा सा आटा मिला था। उसने सोचा कि क्यों ना इस घास का इस्तेमाल किया जाए। घास तो बहुत ताज़ी है। अगर मैं इसे पीस कर आटे में गूंथ लूं तो रोटियां सादा बन जाएंगी और बच्चों का पेट भी भर जाएगा। रीमा ने सिलबट्टे पर उस घास को बारीक पीसा। पीसते ही पूरे घर में एक बेहतरीन खुशबू फैल गई। उसने उस पिसे हुए साग को आटे में मिलाया और चूल्हे पर रोटियां सेंकने लगी। हरी हरी रोटियां देखकर बच्चियां दौड़कर रसोई में आ गईं। वाह माँ, आज तो हरी रोटी बनी है। इसमें से बहुत अच्छी महक आ रही है। हाँ बच्चों, खाकर देखो, पता नहीं स्वाद कैसा होगा। बस भगवान करे तुम सबको पसंद आ जाए। जैसे ही गुड़िया और छुटकी ने रोटी का पहला निवाला खाया, उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। रोटी इतनी नरम, स्वादिष्ट और पौष्टिक थी कि उन्होंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं खाई थी। माँ, ये तो जादू है। ये रोटी तो जंगल के सबसे मीठे फलों से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। मजा आ गया। माँ, मेरा तो पेट भी भर गया और मन कर रहा है और खाऊं। माँ, मेरे पास एक तरकीब है। ये साग वाली रोटी इतनी स्वादिष्ट है कि पूरे जंगल में किसी ने नहीं खाई होगी। क्यों ना हम एक ठेला लगाएं और इसे बेचें? हम इससे बहुत पैसे कमा सकते हैं। तेरा विचार तो बहुत अच्छा है गुड़िया, कल से हम यही करेंगे। अगले दिन रीमा ने जंगल के बीचों बीच चौराहे पर
अपना एक छोटा सा ठेला लगाया। रीमा की जादुई साग वाली रोटी। चूल्हे पर जब रोटियां सिंकने लगी तो उसकी महक हवा के साथ पूरे जंगल में फैलने लगी। खुशबू सूंघ कर देखते ही देखते ग्राहकों की भीड़ जमा होने लगी। सबसे पहले मिट्ठू तोता आया। अरे रीमा बहन, ये कैसी खुशबू उड़ रही है? मेरे तो मुंह में पानी आ गया। जरा एक प्लेट मुझे भी तो खिलाओ। मिट्टू ने जैसे ही रोटी खाई वो खुशी से नाचने लगा। वाह वाह, क्या स्वाद है! ऐसी रोटी तो मैंने राजा के दरबार में भी नहीं खाई। रीमा बहन, 2 प्लेट मेरे घर के लिए भी बांध दो। मिट्टू को देखकर लूसी कबूतरी और हरियाली तोती भी आ गई। अरे रीमा, मुझे भी देना, मैं तो रोज तुम्हारे पास से ही नाश्ता किया करूंगी। सच में रीमा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ये साग की घास तुमने कहाँ से ढूंढी? रीमा की रोटियां हाथों हाथ बिक रही थीं। गुड़िया और छुटकी भी ग्राहकों को रोटियां परोसने में माँ की मदद कर रही थीं। रीमा बहुत खुश थी। तभी भीड़ के पीछे से एक कमजोर कांपती हुई आवाज आई। मुझे भी एक प्लेट रोटी दे दो। बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। वो आवाज सुनते ही रीमा के हाथ रुक गए। चिमटा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। यह आवाज उसके कानों में 5 साल बाद पड़ी थी, लेकिन वो इसे हजारों की भीड़ में भी पहचान सकती थी। रीमा ने पलट कर देखा। टुन्नू जी, क्या ये आप हैं? सामने टुन्नू चिड़ा खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, पंख बेजान थे और शरीर सूखकर कांटा हो गया था। गुड़िया और छुटकी भागकर अपने पिता से लिपट गईं। पिताजी याद है। मेरी बच्चियों, मेरी रीमा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम सबको छोड़कर चला गया था। आपकी ये हालत कैसे हो गई टुन्नू जी? आप 5 साल तक कहाँ थे? कोई खबर क्यों नहीं दी? रीमा, शहर की दुनिया बहुत जालिम है। मैं वहां काम ढूंढने गया था, लेकिन कुछ दुष्ट लोगों ने मेरे सीधेपन का फायदा उठाया। उन्होंने मुझे एक अंधेरी फैक्ट्री में कैद कर लिया। मुझसे दिन रात जानवरों की तरह काम करवाते थे। न पैसे देते थे, न पेट भर खाना। हवा का तेज झोंका आता है, जिससे गोरी कौवी और कालू कौवे का घोंसला टूटकर बिखर जाता है। कालू पति जी, घोंसला तो टूट गया, अब हम क्या करेंगे? ठंड भी आ रही है, हम दोनों ठंडी के दिन कैसे गुजारेंगे? गोरी, चिंता ना करो, दूसरे जंगल में मेरे जानने वाली एक चिड़िया रहती है, हम कुछ दिन वहाँ गुजार लेंगे। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा चिड़िया के पास दूसरे जंगल जाने की तैयारी करते हैं। गोरी कौवी ने अपनी चीजें एक बड़े बैग में डाल ली थी। दोनों कौवा और कौवी दूसरे दिन चिड़िया के जंगल की तरफ उड़ते हैं। वो थक जाते हैं और रास्ते में एक जगह थोड़ा आराम करने के लिए रुकते हैं। कालू, मुझे तो भूख बहुत जोरों की लगी हुई है, क्या यहाँ से कुछ खाने को मिलेगा? गोरी, तुम यहाँ बैठकर बैग का ध्यान रखो और मैं जाकर देखता हूँ। कालू कौवा बैग गोरी के पास रखता है और वहाँ से उड़ता है। थोड़ी दूर कालू कौवे को एक बूढ़ी कौवी दाना लेकर जाती हुई दिखाई देती है। कालू कौवा पीछे से जाता है और उसे धक्का देकर गिरा देता है। बेशरम दुष्ट कौवे, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया है? कालू कौवा कुछ बोले बिना उस बूढ़ी कौवी का दाना उठाकर भाग जाता है और बूढ़ी कौवी बेचारी वहाँ बैठी रोती रह जाती है। मैं छीन कर ले आया, मैं उस बूढ़ी कौवी से दाना छीन लाया हूँ। गोरी, लो अपना पेट भरो। गोरी कौवी भूखी थी, वो दाना देखकर खुश हो जाती है। गोरी कौवी दाना खा लेती है और फिर वो दोनों फिर से उड़ते हैं। शाम होने को थी जब कौवा और कौवी चिड़िया वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। एक पेड़ पर बैठे हुए तोते से कौवा पूछता है, सुनो सुनो मिठू तोते, यहाँ रानो चिड़िया का घर कहाँ है? वो सामने पीपल के पेड़ पर जो छोटा सा घर है, वो रानो चिड़िया का ही है। कौवा और कौवी फिर से उड़ते हैं और उस घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देते हैं। दरवाजा अंदर से बंद था। गोरी कौवी दोबारा दस्तक देती है। खिड़की से चिड़िया की बेटी गुड़िया बोलती है, बताइए आंटी कौवी, आपको किससे मिलना है? बेटी, दरवाजा तो खोल दो, सब बताते हैं। मुझे मम्मा ने मना किया है
कि किसी अजनबी के कहने पर दरवाजा मत खोलना। नहीं नहीं छोटी चिड़िया, हम कोई अजनबी नहीं है, हम आपकी मम्मा के दोस्त हैं। मैं आपकी मम्मा का पुराना जाने वाला हूँ। आप जो कोई भी हो, लेकिन मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। जब तक मम्मा घर वापस ना आ जाए मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। कालू जी, ये छोटी चिड़िया हमें घर के अंदर नहीं जाने देगी। अब हमें वहाँ डाल पर बैठकर ही चिड़िया का इंतजार करना होगा। कौवा और कौवी दूसरे पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। कबूतर भैया, अब मैं जाती हूँ, मुझे घर जाकर अपनी बेटी को दाना देना है। चिड़िया अपने घर चली जाती है। कौवा दूर से ही चिड़िया को आते हुए देख लेता है। वो आ गई रानो चिड़िया आ गई है। चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। कालू कौवे, तुम यहाँ कैसे? रानो, कल की तेज हवा से मेरा घोंसला टूट गया था, इसलिए मैं कुछ दिन रहने के लिए तुम्हारे पास चला आया हूँ। कौवे भैया, बात तो ठीक है, मेरा घर भी बहुत छोटा है, आप 1-2 दिनों में घर बना लेना अपना। फिर चिड़िया गोरी कौवी और कालू कौवे को घर के अंदर ले जाती है। चिड़िया, तुम्हारी बेटी ने तो दरवाजा ही नहीं खोला, मैंने बहुत विनती की इसकी। गोरी, मैंने ही मना किया है इसे, सुना है जंगल में कोई चील भी फिर रही है। आंटी कौवी और अंकल कौवे, अब विश्वास हुआ? मैं ना कहती थी, मम्मा ने मुझे दरवाजा खोलने से मना कर रखा है। चिड़िया कौवों को दाना देती है और सोने के लिए 2 नरम नरम घोंसले भी। कौवा और कौवी दाना खाते हैं और नरम नरम घोंसले में सो जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के साथ ही लेट जाती है। सुबह हो जाती है। कौवा और कौवी भी उठ जाते हैं और जंगल घूमने बाहर निकल जाते हैं। उड़ते उड़ते कौवा और कौवी पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ एक बड़ी चील बैठी हुई थी। चील के पास एक अनार का पेड़ भी था। कालू जी, मेरा तो अनार खाने को बहुत दिल कर रहा है। ये अनार का पेड़ उस बड़ी चील का होगा। अगर अनार खाना है तो पहले इस बड़ी चील से हमें इजाजत लेनी होगी। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गोरी और कालू बड़ी चील के पास चले जाते हैं। चील दी, मेरी पत्नी गोरी का अनार खाने को दिल कर रहा है, क्या हम इस पेड़ से अनार खा सकते हैं? कौवे और कौवी, ये पेड़ मेरा ही है। हाँ, तुम इस पेड़ से एक अनार तोड़ सकते हो। गोरी कौवी जल्दी से पेड़ से एक अनार तोड़ती है और दोनों कौवे अनार खाने लगते हैं। अनार अंदर से लाल और बहुत मीठा था। चील दी, ये अनार का फल तो बहुत स्वादिष्ट था, क्या हम कल भी यहाँ अनार खाने आ सकते हैं? कौवे और कौवी, बदले में अगर तुम मुझे मांस देने का वादा करो तो फिर ये अनार तुम खा सकते हो। चील दी, आप चिंता न करें, हम किसी न किसी पक्षी को धोखे से यहाँ ले आएंगे। अनार खाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मम्मा, मुझे ये कौवा और कौवी आंटी अच्छे नहीं लगे, कैसी अजीब अजीब सी लालच वाली बातें कर रहे थे। गुड़िया बेटी, ये कालू कौवा मेरा बचपन का दोस्त है, 2-4 दिन रहकर यहाँ से चले जाएंगे। कौवा और कौवी भी चिड़िया के घर लौट आते हैं। गोरी और कालू, तुम दोनों कहाँ गए हुए थे? हम तो अपने लिए घर बना रहे हैं। बांसों के पास हम अपने लिए बहुत ही मजबूत और बड़ा घर बना रहे हैं। फिर तो कुछ दिनों तक आप यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, जैसे ही हमारा घर बनेगा हम यहाँ से चले जाएंगे। कौवा और कौवी झूठ बोलते हैं। दूसरे दिन गोरी कौवी और कालू कौवा नदी पर बैठे हुए थे जब गोरी कौवी कालू से कहती है, कालू जी, ये नया जंगल है, कोई हमारा विश्वास नहीं करेगा। अगर हम चील दी के लिए मांस ना लेकर गए तो चील दी कभी भी हमें अनार खाने नहीं देगी। गोरी चिड़िया हमारा विश्वास जरूर करेगी, हम चिड़िया को ही बलि चढ़ा देंगे। मैं अभी जाकर झूठ बोलकर चिड़िया को घर से बुला कर लाता हूँ। कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। चिड़िया, मैं अभी देख कर आया हूँ, पहाड़ों के पास बुलबुल गिरी हुई है, वो तुम्हें मदद के लिए पुकार रही है। रानो पुकार रही थी वो। ये सुनकर रानो चिड़िया जल्दी से बोलती है, कौवे भैया, आप भी मेरे साथ चलें, हमें बुलबुल की मदद करनी होगी। कौवा ऐसे झूठ बोलकर बहाने से चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। गोरी कौवी चील के घर पहले ही पहुंच गई थी।
चील दी, तुम्हारा भाई उस पागल चिड़िया को लेकर आने ही वाला होगा। तुम जल्दी से चिड़िया को खा लेना और फिर हम खाएंगे अनार। तोता चील के घर के पास बैठा हुआ था। तोता गोरी और चील की सारी बातें सुन लेता है और वहाँ से भागता है। राना, राना रुक जाओ, ये कौवा तुम्हें धोखे से लेकर जा रहा है। अगर तुम इस कौवे के साथ गई तो चील तुम्हें खा जाएगी। चिड़िया डर जाती है। ये तोता झूठ बोल रहा है। मेरा दोस्त तोता कभी झूठ नहीं बोलता। चलो चिड़िया बहन, मेरे साथ आ जाओ, हम वापस जाते हैं। तोता चिड़िया को रास्ते में से ही वापस ले जाता है। जब शाम तक कालू कौवा नहीं आता तो गोरी चील से कहती है, चील दी, मैं अभी जाकर कालू को देखती हूँ, न जाने कालू कहाँ रह गया है। गोरी, अगर तुम मुझे मांस ही खिलाना चाहती हो तो क्यों ना मैं तुम्हें ही खा लूं। मुझे मांस मिल जाएगा और तुम्हारे पति कालू कौवे को अनार। ऐसे कहते हुए भूखी चील गोरी कौवे को पकड़कर मार देती है और उसे खा लेती है। ऐसे बुरे कौवों को अपने किए की सजा मिलती है। हर पक्षी को वही मिलता है जैसी उसकी सोच होती है। अगर सोच अच्छी हो तो अच्छा मिलेगा और अगर बुरी सोच हो तो हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए हमेशा अपनी सोच अच्छी रखें और अच्छे की उम्मीद रखें। किसी जंगल में एक कौवा और कौवी रहती थी। वो दोनों बहुत लालची कौवे थे। कौवा जंगल से लकड़ियाँ काटकर दूसरे पक्षियों को बेचा करता था। एक दिन कौवा और उसकी पत्नी जंगल में लकड़ियाँ काट रहे थे जब कौवे की पत्नी कौवे से कहती है, कालू जी कहते हैं ऊपर वाला सबका ध्यान रखता है, फिर मेरे पास सोने के गहने क्यों नहीं है, जबकि चिड़िया के पास बहुत कुछ है। गोरी, चिड़िया बहुत मेहनती है और ईमानदार भी। एक तो तुम हर समय ईमानदार ईमानदार कहते रहते हो, ऐसे कामों से कुछ भी नहीं मिलता। फिर गोरी कौवी कुल्हाड़ा लेकर एक सूखा हुआ पेड़ काटने लगती है। जैसे ही पेड़ गिरता है तो उसकी एक खोकर में से एक खजाना नीचे गिरता है। मिल गया कालू, मुझे बड़ा खजाना मिल गया, जल्दी आओ। इतना बड़ा खजाना देखकर कालू और गोरी कौवी की आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं। अब तो हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। मेरे मैके वाले जंगल में सब मुझसे जलेंगे। अब मैं सोने के गहने लूंगी। फिर वो दोनों अपना कुल्हाड़ा वहीं एक नदी में फेंक देते हैं और खजाना एक बोरी में डालकर अपने घर को उड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए गोरी कालू से कहती है, कालू, मैं इस खजाने को बेचकर अपने लिए एक बहुत बड़ा घर बनाऊंगी और सारे गरीब पक्षियों को इस जंगल से भगा दूंगी। हाँ हाँ, हम अब सबसे अमीर पक्षी हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। वो थक जाते हैं और अपनी बोरी एक जगह रखकर थोड़ा आराम करने लगते हैं। मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा, मैं एक बार अपने खजाने को फिर से देख लूं। गोरी बोरी खोलती है और हैरान हो जाती है। उस बोरी में सोने की जगह लोहा था। कालू, ये क्या हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा सोना लोहे में कैसे बदल गया? गोरी, ये जरूर कोई चमत्कारी सोना था। जो हुआ उसे छोड़ो, लोहा भी तो महंगा ही बिकता है। हम लोहे को बेचकर भी बहुत कुछ खरीद सकते हैं। मगर गोरी उदास थी। वो बोरी उठाकर फिर से उड़ते हैं। वो घर पहुंच जाते हैं और बोरी एक कोने में रख देते हैं। कालू जी, इस लोहे को बेचकर मैं एक गाय लूंगी और फिर 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाकर बेचा करूंगी। ऐसे तो हम चंद दिनों में ही अमीर बन जाएंगे, मजा आ जाएगा। 1 लीटर दूध में 1 लीटर नहीं गोरी, हम 2 लीटर पानी भी मिला दें तो दूध सफेद ही रहेगा। तो ठीक है, हम 2 लीटर ही पानी मिला दिया करेंगे। ऐसे लालची कौवे खुश होते हुए दूसरे रोज वो बोरी उठाकर लोहा खरीदने वाले पक्षी के पास जाते हैं। अच्छे से वजन करना पक्षी, ये लोहा खालिस है।
ये तो पूरा 10 किलो हुआ। मैं एक बार बोरी खोलकर देख लूं। देखो देखो, एक बार क्या 10 बार देखो। फिर वो पक्षी जैसे ही बोरी खोलता है तो देखता है कि बोरी में तो मिट्टी है। मुझे पागल समझ रखा है, इस बोरी में तो मिट्टी है। कालू, ये क्या हुआ? अच्छा भला खजाना मिला था, पहले सोना लोहे में बदला और फिर लोहा मिट्टी में। हमारे भाग्य में ये सब नहीं है। फिर वो दोनों मिट्टी को वहीं गिराकर वहाँ से रोते हुए चले जाते हैं। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि वहाँ तोती आती है। चिड़िया बहन, बारिशें शुरू होने वाली हैं। मेरा घर मिट्टी का है, क्या आप मेरे घर की मरम्मत कर देंगी? हाँ क्यों नहीं हरियाली बहन, मैं जरूर आपकी मदद करूँगी। मैं अभी मिट्टी लेकर आती हूँ और आपके घर की मरम्मत कर देती हूँ। फिर चिड़िया मिट्टी लेने वहाँ से उड़ती है। थोड़ी दूर उसे वही मिट्टी की बोरी नजर आती है जो कौवे वहाँ फेंक कर गए थे। ये मिट्टी तो ठीक है, मैं इसे इसी बोरी में डालकर ले जाती हूँ। चिड़िया वो मिट्टी बोरी में डालकर वहाँ से उड़ती है। रास्ते में जाते हुए चिड़िया सोचती है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं हरियाली तोती को मिट्टी की बजाय लकड़ियों का पक्का घर बना कर देती, मगर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। चिड़िया रास्ते में थक जाती है और मिट्टी की बोरी रखकर थोड़ा आराम करने लगती है। उसे मिट्टी सख्त महसूस हो रही थी, इसलिए वो बोरी को खोलकर देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि बोरी में तो लोहा था। अरे इस बोरी में तो लोहा है, ये तो कोई चमत्कार हुआ है। मैं अब लोहे बेचकर तोती को पक्का घर बनाकर दे सकती हूँ। खुशी खुशी चिड़िया लोहे की बोरी उठाकर वहाँ से उड़ती है। वो तोती के पास पहुँच जाती है और उसे जाकर बताती है, मुझे लोहे की बोरी मिली है हरियाली। अब मैं ये लोहा बेचकर आपको पक्का लकड़ियों का घर बना कर दूंगी, मगर अफसोस अगर मुझे सोना मिल जाता तो मैं दूसरे पक्षियों की भी मदद कर सकती। मैं तो सब पक्षियों को नए घर बना कर देती। ऐसा कहते हुए चिड़िया लोहे की बोरी खोलती है, मगर उसमें तो सोना था। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। चिड़िया, ये जरूर ऊपर वाले ने आपकी मदद की है। अब आप अपनी हर नेक तमन्ना पूरी कर सकती हो। फिर चिड़िया वो सोने की बोरी सुनार के पास जाकर बेच देती है और आने वाले पैसों से तोते का पक्का लकड़ियों का घर बनवा देती है। वो दूसरे सब पक्षियों की मदद करती है और बुलबुल को भी एक घर बनवा देती है। कालू, सुना है चिड़िया सबको नए घर बनाकर दे रही है। चलो हम भी चिड़िया के पास जाते हैं और हम भी नया घर बनवा लेंगे चिड़िया से। फिर वो चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, हमारा घर भी टूटा हुआ है, हमें भी एक घर बनवा दो। मेरे पास बहुत से पैसे हैं, मैं आपको भी नया घर बनवा दूंगी। चिड़िया, एक बात तो बताओ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मुझे रास्ते से लोहार की दुकान के पास एक मिट्टी की बोरी मिली थी जो बाद में सोने की बोरी में बदल गई। ये सुनकर गोरी की तो जान ही निकल जाती है। क्या? गोरी, वही बोरी जो हमने फेंकी थी? कालू, सच ही कहते हैं, लालच करने वाले का सोना भी मिट्टी और अच्छे पक्षियों की मिट्टी भी सोना बन जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। आपका धन्यवाद।